नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दी गई संख्या हमारी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे √5 को दिखाना है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है और अंत में यह सिद्ध कर देंगे कि हमने जो संख्या मानी है वो हमारी परिमेय संख्या नहीं है। इस तरह सिद्ध हो जाएगा कि दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। पिछली कक्षाओं में आप सभी ने ये पढ़ा है कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तथा यह भी ध्यान में रखना होता है कि p और q दोनों पूर्णांक हो, q 0 के बराबर ना हो तथा p और q सअभाज्य हों। सअभाज्य का मतलब होता है यदि उनका HCF अर्थात मासा निकाला जाएगा तो हमें 1 मिलेगा। इन तीनों में से अगर कोई भी शर्त दी गई संख्या पूरी नहीं कर पाती है तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। तो हम लिख लेंगे √5 बराबर p/q, जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ p एंड q इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। इतनी चीज़ आप लोग नोट करिए। उसके बाद हम फिर से देखेंगे √5 बराबर p/q है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √5 का अगर q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो q √5 हो जाएगा, 1 का p में मल्टीप्लाई होगा तो p आ जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। आप सभी को पता है कि समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। जब भी वर्ग करेंगे या कोई संक्रिया करेंगे तो दोनों पक्षों में होगी। यहाँ पर समीकरण 1 का वर्ग करने पर जब हम q का स्क्वायर करेंगे तो हमें q² मिल जाएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 ही मिल जाएगा, क्योंकि रूट हमेशा स्क्वायर को ख़त्म कर देता है और p² बराबर में आ गया। हम लिख सकते हैं q² बराबर p²/5। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। इतनी चीज़ समझ में आई सबको? ठीक है। हमें एक प्रमेय ध्यान में रखनी होगी कि यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करेगी तो p a को भी विभाजित करेगी। उदाहरण के लिए हम एक संख्या मानते हैं 36, ये 6 का स्क्वायर होती है। 3 हमारी अगर 36 को विभाजित कर रही है तो 6 को भी विभाजित करेगी। इसी प्रमेय के अनुसार यदि p² को 5 विभाजित करता है तो p को भी 5 पूरी तरह से विभाजित करेगा। इतनी बात को हम अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। उम्मीद है कि ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लिखने के बाद हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि अब हम p को एक नई संख्या 5r के इक्वल में मान लेते हैं। हम लिखेंगे पुनः माना p बराबर 5r। इतना मानने के बाद इस p के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है। देखिए यहाँ समीकरण 1 हमारा दिया गया है q √5 इक्वल टू p की जगह हम 5r लिख लेंगे। ये समीकरण हमारा तीसरा हो जाएगा। तो इसे समीकरण 3 बना लेंगे। फिर से वही काम करना है, समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करना है। आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई गणितीय संक्रिया होती है समीकरण में तो दोनों पक्षों में होती है, एक पक्ष में नहीं होती है, नहीं तो हमारा समीकरण संतुलित नहीं रह जाता है। जब वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा, जब हम q का स्क्वायर करेंगे तो हमें q² मिल जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिल जाएगा और r का स्क्वायर करने पर r² मिल जाएगा। अब पक्षांतर कर लेंगे, हमें मिल जाएगा r²। 25 को दूसरी तरफ हम भेज दे रहे हैं तो 25 r² के गुणे में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा भाग में चला जाएगा। r² बराबर 5 की² बटा 25। ठीक है, r² बराबर 5 से जब हम 25 को काटेंगे
तो हमें 5 एकम 5 5 25, हमारा r स्क्वायर बराबर k स्क्वायर बटा 5। पीछे जो हमने प्रमेय पढ़ी वही प्रमेय फिर से यूज में लाते हैं। प्रमेय थी हमारी, यदि कोई संख्या a p स्क्वायर को विभाजित करती है तो p को भी विभाजित करेगी। उसी का उपयोग करके हम लिखेंगे कि अतः q स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए q को भी 5 विभाजित करेगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे 5 हमारा p को भी विभाजित कर रहा है और 5 q को भी विभाजित कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि p और q सभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि p और q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 5 मिल रहा है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि सभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अगर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिल जाएगा तो ऐसी दो संख्याएं सभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, और परिमेय संख्या की भी परिभाषा देखते हैं हम। परिमेय संख्या कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी होगी जब उसे p और q के फॉर्म में बदल दिया जाए, और हमें ये ध्यान में रखना है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों हमारे सभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने यह देखा कि p और q हमारी सभाज्य संख्याएं नहीं हैं, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि एक शर्त यह नहीं पूरी कर पा रही है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या नहीं होगी इसका मतलब है √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद है आपको इस सवाल के सभी स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी सबसे पहले हम 3 + 2 √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। सभी सवालों में इसी तरह करना है। हमें अगर अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो सबसे पहले हम उस अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के बराबर मान लेंगे और अंतिम में यह दिखा देंगे कि हमने जो माना है वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 3 + 2 √5 को परिमेय संख्या माना गया। जब 3 + 2 √5 को एक परिमेय संख्या के रूप में माना गया तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और p और q सभाज्य होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि p और q का HCF हमेशा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम 3 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 √5, ये इसी तरफ रहेगा बराबर p/q। 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो -3। ओके, अब हम 2 को भी दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो p/q -3/2। ठीक है, आप ये देखेंगे कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या घटाई जाएगी तो हमेशा परिमेय संख्या मिलेगी, या किसी भी परिमेय संख्या को अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या से भाग दिया जाए तब भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगा। √5 आपने पहले भी सिद्ध किया कि एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q -3 पूरे का बटा 2 हमारी परिमेय संख्या है। यह कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगी। हम कह सकते हैं हमने जो सिद्ध किया यह संभव नहीं है, क्योंकि एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः यह सिद्ध हो गया कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
उम्मीद है प्रश्न 2 का भी हल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 3 है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। संख्याएं दी गई हैं 1/√2, 7√5 और 6+√2। इन तीनों संख्याओं को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम एक एक करके सिद्ध करते हैं। पहला सवाल हल करते हैं। वही काम इसमें भी करना है कि मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। वही चीज़ इसमें भी है कि यदि कोई भी संख्या हमारी परिमेय संख्या है तो हमेशा P और Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर P/Q। परिमेय संख्या की विशेषता भी लिख लेते हैं कि P और Q के फॉर्म में तो होनी चाहिए, साथ साथ Q कभी 0 के बराबर ना हो और P और Q सहभाज्य हों। मतलब P और Q का HCF निकाला जाए या महत्तम समापवर्तक निकाला जाए तो हमेशा 1 के बराबर मिले। ओके, अगले स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब Q का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें Q मिल जाएगा और जब P का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो √2 × P मिल जाएगा। ओके, हमें अब P को दूसरी तरफ ला लेंगे तो Q/P बराबर √2 मिल गया। आप सभी जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि Q/P एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम भी हमारा परिमेय संख्या ही होता है। बस ये ध्यान में रखना है कि P हमारा 0 ना हो। ठीक है, इतनी चीज़ सभी को क्लियर हो गई। हम कह सकते हैं कि P/Q अगर परिमेय संख्या है तो Q/P भी परिमेय संख्या होगी। अच्छा, इतनी चीज़ हो गई। अब आगे हम देखेंगे कि एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमने जो माना है वो गलत है, वह संभव नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अतः 1/√2 हमारी अपरिमेय संख्या होगी। यह हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी तरह हमें सिद्ध करना है 7√5। तो हम दूसरे सवाल का हल लिखते हैं। सभी में शुरू में एक ही काम करना है, हमें दी हुई संख्या को परिमेय संख्या मान लेना है और बाद में यह दिखा देना है कि हमने जो माना है वह गलत है। तो यहाँ भी मानते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, लिख लेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम फिर से वही काम करेंगे, 7√5 को P/Q फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं 7√5 = P/Q, जहाँ Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और P और Q सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। मतलब HCF P और Q का हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक, आगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5√5 = P/Q और 7 इधर आ जाएगा। अब √5 अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q हमारी परिमेय संख्या है। ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगी। आपने पहले भी सिद्ध किया ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, वही चीज़ यहाँ भी है। जबकि हम जानते हैं कोई भी हमारी परिमेय संख्या है, अगर उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगी। ये भी हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा दूसरा सवाल भी प्रूव्ड हो गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। सवाल है, सिद्ध करना है हमें 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे
माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। सब में एक ही काम करना है बार बार। आप इतनी बार करेंगे तो आपको सारे स्टेप याद हो जाएंगे। इतना लिखने के बाद फिर से वहीं आ जाना है। 6 + √2 बराबर P/Q के बराबर मान लेंगे, जहाँ Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q का HCF जो हमेशा होगा वो हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम 6 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो √2 बराबर मिल गया P/Q। वहाँ पे 6 पॉजिटिव में है, दूसरी तरफ जाएगा तो निगेटिव में आ जाएगा। अच्छा देखिए, P/Q - 6 अभी भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जब भी किसी परिमेय संख्या से कोई दूसरी परिमेय संख्या घटाई जाती है तो एक परिमेय संख्या ही मिलती है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, P/Q - 6 एक परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होगी या संभव ही नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या के ही बराबर होती है, किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। लिख लेंगे, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है जो आपस में कभी बराबर नहीं होगी। अतः हमने जो माना है वह गलत है। हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको इस प्रश्नावली के सभी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको अगर सवाल में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।